नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं यहाँ पे बातें करने के लिए, क्योंकि आज 7वें चरण का चुनाव भी समाप्त हो गया है। अब जो है कि 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं जनहित के, इनसे बातें करेंगे, क्योंकि जो पत्रकार होता है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप जो 7 चरण में चुनाव हो गया है, आजमगढ़ या भारत में या उत्तर प्रदेश में, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, ये चुनाव जो है बहुत ही क्लोज्ड है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफ जा रहा है। और एनडीए जो है चुनाव शुरू में लीड कर रहा था, लेकिन जब एनडीए ने 400 पार का नारा दिया तो विपक्ष आ गया फिर मैदान में। इसके पहले विपक्ष कुछ दूरी पे था। तो धीरे धीरे चुनाव जो है एनडीए से इंडिया गठबंधन की तरफ जाने लगा। और इस प्रकार से मेरा जो ओपिनियन है कि जो 4 तारीख को नतीजे कुछ भी आए उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि लड़ाई बहुत ही क्लोज्ड है और जिसकी भी सरकार बनेगी बहुत कम सीटों से बनेगी। ये 400 पार का नारा जो मोदी सरकार लगा रही है, आप कह रहे हैं कि ये 400 पार करना बहुत ही मुश्किल है। 400 पार तो एकदम नामुमकिन है, मतलब मुश्किल ही नहीं, असंभव है, नामुमकिन है। हाँ। और ये इस तरह का होना भी नहीं चाहिए। ये जो नारा दे के उन्होंने अपने प्रकार से अपने आप को बैक किया है। अगर ये नारा नहीं देते, इसे बैक कैसे किया? क्योंकि 2014 की बात करें तो इसको संविधान संशोधन से, विपक्ष ने इसको संविधान संशोधन से जोड़ लिया। ये आएंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे। और देश की बहुसंख्यक जनता ये नहीं चाहती कि देश की आज़ादी के बाद मतलब इतने लोगों ने कुर्बानी दी है और जो संविधान बना है या देश का जो हमारे मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन। तो जो लोग नहीं चाहते हैं और जो लोग इंडिया की तरफ थे और इस नारे से वो वहाँ से हटके इंडिया की तरफ आए। विपक्ष लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि संशोधन तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा किया हुआ है। वो संशोधन दूसरे तरह का था, ये मूल ढांचे की बात करती है। ये इनका जो है कहना, सारी बातें जो है अलग है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इसलिए जो है इसको लेकर के जनता में जो संदेश गया है वो ये अपनी बात को कह नहीं पाए, पॉजिटिव नहीं गया, पॉजिटिव नहीं कर पाए कि हम किस लिए संशोधन करना हाँ। तो जनता में चला गया कि आएंगे लोग तो ये लोग जो है फिर संविधान बदल देंगे, फिर चुनाव नहीं होगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये लोकतंत्र खतरे में जहाँ हम जाके बातें करने के लिए ये नॉर्मली सवाल उठते रहता है कि अगर भाजपा दोबारा आए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार, वैसा पॉसिबल है? नहीं, इस देश में तो कुछ भी संभव नहीं है, यहाँ का वो नहीं है। लेकिन ये उस दिशा में जा रहे थे और देश के लोग जो है इसको नहीं पसंद करते। आप चेंज कर दें या कोई बात नहीं, ये ढांचे बदलाव नहीं, नॉर्मल चीजें होनी चाहिए। समय के हिसाब से संविधान में संशोधन आवश्यक भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। समय के साथ क्योंकि अगर वो कोई चीज रूढ़ होगी अपने स्थान पे तो वो टूट जाएगी। तो हमारा जो संविधान है वो है लचीला संविधान। तो लचीला संविधान की एज ज्यादा होती है, आप समझ सकते हैं। तो वो जो है ये उस तरह का संशोधन करें तो ठीक है। बाकी मूल ढांचे में संशोधन की बात कर देंगे या कहीं से बात होगा तो शंका चली गई ना देश के लोगों में। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो दलित वर्ग हो या जो अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा वर्ग हो गया, इन पे जो 15 और 85 का नारा लगा रहे हैं तो 15% जो हावी हो जाएगा, क्या 15% लोगों को ध्यान में रखकर ये संविधान बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो 85% क्यों डरा हुआ है? 85% डरा हुआ ये है कि जैसे कुछ मुद्दे पूर्व के चुनाव में भी पहले क्या जाते थे, तो आरक्षण का जैसे मुद्दा है एक प्रकार का देखा जाए तो हमारे देश में तो सच्चाई है कि जातियां हैं। हाँ। और जातियां हैं तो पिछड़ी हैं भी। कुछ ही लोग जो है वो है। हाँ, आगे अच्छा, उसमें भी है, ऐसा नहीं कि उसमें जो है जो पिछड़े हैं उसमें जो है मतलब पैसे वाले या अमीर लोग नहीं है। उसमें भी गरीब है और सभाओं में भी गरीब, दोनों में है। तो मास को ये है कि ये आरक्षण या और चीजें जो है मतलब प्रभावित कर देंगे। क्या ये आरक्षण जो है कि आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि अगड़े में भी पिछड़े में भी जो है कि सब सक्षम और असक्षम है, तो क्या ये आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए? नहीं, आर्थिक आधार पे तो अपनी जगह है, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। हाँ। जो जरूरतमंद है, क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था आई वो है इस नियत से आई
क्योंकि आरक्षण आर्टिकल 14 का जो है एक प्रकार से देखा जाए तो वायलेशन है। समता की बात कही जाती है, ठीक है ना, कि विधि के समक्ष समता होगी। तो विधि के समक्ष समता होगी तो सारे लोग बराबर होंगे। हम लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे विभेद नहीं कर सकते। हमारा संविधान कहता है, ठीक है। तो ऐसे में जब आरक्षण आया तो एक प्रकार का विभेद था ही। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने जब इसकी समीक्षा हुई तो इस बात को सिद्ध कर ले गई कि आरक्षण जो है असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। हम किसी के अधिकार को पैटल नहीं कर रहे हैं, हम उन जरूरतमंदों को अधिकार दे रहे हैं और उनको ऊपर करके जो है बराबरी मिला रहे हैं। तो एक प्रकार से ये आरक्षण जो है वो समता का प्रतीक बन गया। समता लाने में समाज में उसमें सहयोगी हो गया, तो सहयोगी हो गया तो वैध हो गया। तो अगर कोई ऐसा काम होता है जिससे कि समाज में विषमता आती है या कहीं एक तरफ जाता है तो उसका विरोध होना भी चाहिए। क्या यही वजह है क्योंकि जो 400 पार जो है कि मोदी सरकार या एनडीए नहीं जाएगी? मुझको तो यही लग रहा है कि अगर वो नहीं सरकार बना पाते हैं या बनाते कम वोट से बनाते हैं तो उसका एक प्रधान वजह तो ये है। दूसरा जो है चुनाव के पहले तक जो है मुद्दे नहीं आ रहे थे, मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा था, घूम रहा था। लेकिन मैंने जो फील किया है राष्ट्रीय स्तर पे कि जो विपक्षी दल के नेता थे उनकी एकजुटता धीरे धीरे बढ़ी हुई है, पहले नहीं दिख रही थी, वो एकजुट हुए हैं और इसके बाद जो है उन्होंने चुनाव को मुद्दे पे खींचा है। मतलब और पहली बार दिखा है कि एनडीए के नेता और एनडीए के जो भी लोग थे वो बैकफुट पे थे, बचाव करते नजर आए अपने आप को। और उनकी भाषा को देख लीजिए, मैं तो बार बार दिखा, हाँ तमाम चीजें जो है इस तरह से दिखती रही हैं। तो उसको लेके जो है हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई बहुत क्लोज्ड है। अब देखिए किधर किसका रोक बैठता है। नमस्कार, मैं अरविंद पांडे, पेशे से पत्रकार हूँ। वो किसमें काम करते हैं? युग जागरण दैनिक। अभी जो मैंने कहा कि 7 में चुनाव खत्म हो गया है, आज खत्म हो गया, क्या लगता है कि किधर रुझान लग रहा है आपके अनुसार? देखिए, रुझान की जो बात है तो मैं आपको बता दूं कि 7 चरणों का जो चुनाव है लंबे लगभग 2 महीने के अंतराल में ये समाप्त हुआ है। और जैसा कि सरकार दावा कर रही थी और निर्वाचन आयोग हमारा जो मेहनत कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको मैं धन्यवाद दूंगा इस प्रबंधन के लिए कि उन्होंने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद ये चुनाव संपन्न करा लिया। और जहां तक रही बात की बहुमत किसको आएगा, तो इसके बारे में कुछ भी ओपिनियन अपनी तरफ से दे देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 4 तारीख को जो कि काउंटिंग होनी है। लेकिन फिर भी जैसा कि हम देख रहे हैं तमाम माध्यमों से कि जो सर्वे हैं उसमें दिखा रहा है कि कहीं ये इंडी गठबंधन को सीटें दिखाई जा रही हैं, कहीं दिखाई जा रही है एनडीए को। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही थी तो वो तो एक जुमला ही है, और निश्चित रूप से जुमला है, क्योंकि 400 पार एक पक्षी तो नहीं। लेकिन पिछली बार राजीव गांधी का आया था, अगर बात करें वो एक्चुअली उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। उस समय इंदिरा जी के जाने के बाद से जो एक गैप हुआ था, उस समय एक भावनात्मक लहर जो बनी, हाँ। उसमें राजीव जी को लाभ मिला। और उस समय के चुनाव में और आज के चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर है। और सबसे बड़ी चीज हमारे जो मुख्य समस्याएं हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं है, जो कि बीजेपी ने दावा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़। तो ये तो उनका 2014 के चुनाव में था। 2019 में फिर उन्होंने दूसरा कार्यकाल रिपीट किया, तो उसमें भी उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाए, जो कि फैक्ट है। लेकिन ये है कि बीजेपी के लोग अगर कोई इस मुद्दे पे बोलता है तो उसको डाइवर्ट करते हैं, ये भी गलत है। अगर युवा आज बेरोजगार है तो उसके लिए बीजेपी को कहीं कहीं जिम्मेदार तो माना जाएगा, बिल्कुल। और युवाओं में थोड़ी नाराजगी भी है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के कुछ मुद्दे ऐसे रहे, चाहे वो रणनीतिक हो और विदेशी मामलों में, तो काफी अच्छा कार्य भी उन्होंने किया है। और जहां तक रही बात विपक्ष की, तो आप ये मान के चलिए कि विपक्ष पहले अलग अलग बटा हुआ था और इनका अलायंस बनने में काफी समय लगा, लेकिन अब विपक्ष काफी मजबूती से बीजेपी को फाइट दिया है। और ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता चुनाव एक तरफा है, लेकिन अपनी तरफ से ये कह देना कि नहीं बीजेपी जीत रही है वन साइडेड, ये भी गलत है। इंडी गठबंधन जीत रहा है, ये भी गलत है।
तो निश्चित रूप से जो जीत होगी वो एक तरफा तो नहीं होगी, बहुत नजदीकी मामला रहेगा, एक तरफा नहीं होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है यूपी पुलिस का, क्या ये भी एक फैक्ट हो सकता है बीजेपी के हारने में? निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो हुए, अभी समीक्षा अधिकारी का था, उसका भी पेपर लीक हुआ, और तमाम ऐसे रहे एग्जाम की जब भी सुने पेपर लीक हो गया। और हमारे युवा जो है, कुछ लोगों से मैंने भी बात करी थी, उनका भी ये कहना था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ही सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि वो ठीक है, जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही हैं, इसके लिए किसी इंडिविजुअल को दोषी देना वो भी ठीक नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं युवाओं में थोड़ी निराशा थी। अब रही बात की परिणाम क्या आएंगे वो देखना है, लेकिन जो भी है संवाददाता मतदाता जो है बहुत समझदार है, और मुझे लगता है कि वो अपना जो जवाब है वो बैलेट से ही देगा, ईवीएम से, तो देखना है। अभी एक चीज और भी लोग बातें कर रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं कह रहे हैं कि इनकी रणनीति, जैसे सेना की बात कर ले या फिर जो है कि सीमा सुरक्षा की बात कर ले, विदेशी स्तर पर बात कर ले, तो कुछ ऐसी वीडियोज भी आ रही है जिसमें कि मोदी जी को जेल में बंद करके जो है कि किया जा रहा है, सोशल मीडिया हमने देखा। इसका जो है कि भारत में जिस तरह से बताया जा रहा है कि छवि बड़ी है और ये विदेशों से ऐसी वीडियोज आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि चूंकि आज की डेट में हमारे पास एक ऐसा माध्यम है सोशल मीडिया, जिसपे आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन कुछ भी बोलने से मतलब वो है कि जो भी है वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। कुछ लोग अपनी राय बेबाकी से दे देते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक रही बात कि भाई ठीक है, कोई भी सरकार हो वो उसके दो पक्ष होते हैं, तो ये एक तरफा मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, काफी संघर्ष के बाद काफी बहुत बड़ी लीडरशिप निकल के आई, उन्होंने लंबे समय तक इस देश का राज किया, और काफी कुछ चीजें हैं जो उन्होंने इस देश को दी। लोग भाजपा से भी उसी तरह की उम्मीद करते हैं, और निश्चित रूप से भाजपा ने कुछ कार्य जरूर किया है, लेकिन अगर कांग्रेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो कमतर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कि कम से कम वो अगर दोबारा चुने जाते हैं तो ठीक है, तो कोशिश ये करें कि कम से कम हमारे युवाओं की जो बेरोजगारी है उसको दूर करें, या इंडिया गठबंधन की बात करूंगा, अगर उससे कोई प्राइम मिनिस्टर जो भी निर्वाचित होता है, मैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले जो वो ध्यान दे वो बेरोजगारी पे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, जगह जगह हाईवेज, रोडवेज या फिर जो है कि एक्सप्रेसवेज बने हैं, बड़े बड़े टनल बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, इस पे आपको क्या कहना है? क्या ये असर करेगा? बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो अच्छा बना, ये नहीं कह सकते। लोग कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए बना है, आम आदमी से जारी अडानी अंबानी को कहना भाई वो गलत है, ठीक है, उससे हम आप भी चलते हैं, आप भी अगर लखनऊ जाती होंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाती होंगी, अगर कोई बिहार का जाता होगा तो वो भी इसको यूज करता होगा। अडानी और अंबानी यहाँ एक्सप्रेसवे पे नहीं आते, वो तो सिर्फ फ्लाइट से ही उड़ते हैं, ठीक है। तो ये कहना, लेकिन हाँ ये है कि उसमें भी कुछ खामियां हैं। जो एक्सप्रेस वे बने या जो टोल में है, अभी आजमगढ़ से वाराणसी हम जाएंगे तो रास्ते कंप्लीट नहीं है, उसके बाद भी टोल यहाँ पे वसूला जा रहा है। तो पहले तो सरकार को ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि अगर हमारा रोड बढ़िया बन जाए तो आप वसूलिए टोल, लेकिन अब आपने अभी आधा अधूरा काम है, आज भी आप देख सकती हैं वहां जाकर के कि आधा अधूरा काम है, वसूली बन रहा है। और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया उन्होंने, और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी बेहतर हुई, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। और मैं यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि कम से कम उस पर सरकार ध्यान दे, जो कोई भी सरकार हो, अगर इंडिया गठबंधन आता है उसके लोग। और मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार जब आती है तो जो योजनाएं होती हैं एक सरकार की दूसरी सरकार ठप करके अभी लागू करती है, वो एक संतुलन बना करके ऐसा करें, क्योंकि वो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और वो ब्लॉक हो जाता है, और उससे जो लाभ मिलना चाहिए हमें, आपको या अन्य लोगों को, वो नहीं मिल पाता है। तो सरकार को कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो योजनाएं जो है पूरी हों। ये 5 किलो राशन की बातें कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से जो है कि मोदी सरकार खरीदना चाहती है सबको, और अभी जो है कि 2-3-4 चुनाव के बाद राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि हम आएंगे 10 किलो राशन देंगे, और जो आम जनता से बात करने जाओ तो कहते हैं कि 5 किलो राशन दे करके हमको जो है कि खरीद नहीं सकते, हम जो है कि उनको वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए मैम, 5 किलो राशन की जहाँ तक बात है ना, तो राशन जो है ठीक है,
आज की डेट में राशन जो है गरीबों की, क्या ये असर करेगा चुनाव पर, वोटिंग पर? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर होगा इसका, क्योंकि राशन आज की डेट में ठीक है, भूखे को तो राशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन जनता बहुत समझदार है, उसको रोजगार चाहिए। हाँ, उसको रोजगार चाहिए। अगर आप रोजगार दे देंगे ना तो अपने राशन का इंतजाम खुद कर लेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर सरकार को देना ही है तो शिक्षा मुफ्त दे, स्वास्थ्य मुफ्त दे। अब उसके लिए सिर्फ राशन दे करके ये चीज़ मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगती। सही कहा आपने। थोड़ा सा परिचय जानेंगे सर आपका? मेरा नाम अभिषेक पंडित है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। किस चीज़ का आर्टिस्ट? मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, एक्टिंग करते हैं, डांसिंग? नहीं, थिएटर आर्टिस्ट मतलब रंगमंच। मतलब उसमें डांस करते हैं या फिर जो है कि एक्टिंग करते हैं, नाटक जो होता है, अभिनय? हाँ, मैं नाटक करता हूँ। अच्छा, तो अभी जो है कि आप बता सकते हैं ना कि जो चुनाव आ रहा है उस पर आपने क्या असर किया, आप एज आर्टिस्ट भी? जैसे सब लोग यहाँ बड़े पत्रकार अनुभवी लोग हैं, इन लोगों की बात से इत्तेफाक है, लड़ाई बहुत आसान नहीं है, नेट टू नेट लड़ाई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पीछे पीछे चलते हुए नजर आए हैं, और उनका कोई सटीक काउंटर को पूरे इलेक्शन के दरमियान नहीं रहा उनके पास, है ना। तो बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है, और ये इस मुद्दे की वजह से ही इंडिया अलायंस को थोड़ा सा जो आप मजबूती पाती हुई पा रही हैं, यही एक कारण है। जनता निराश है, थोड़ी हताश है, तो इंडिया अलायंस को थोड़ा समर्थन मिला है। अच्छा, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं तो ये भी लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जो है कि एनडीए है जिसमें फेस जो है कि सिर्फ मोदी जी का है वोट के लिए, और एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें बहुत सारे फेस है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो गए, बिहार में तेजस्वी हो गए, बंगाल में जो है कि ममता बनर्जी हो गए, उसी तरह से साउथ में भी है तरीके के। तो क्या ये भी एक जो है कि दुष्परिणाम हो सकता है या फिर मोदी जी के जीतने में? क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं लोग शेर और भेड़िया वाले बातें कर रहे हैं। मतलब मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। क्योंकि कह रहे हैं ना कि एक मोदी जी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया, जैसे कि शेर को हराने के लिए भेड़िया एक तरफ हो गए। देखिए, ये भारत जो है ना, कथा कहानी और लोकोक्तियों का देश है, तो यहाँ लोग मुहावरों का ऐसे सहारा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर से पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए हैं, और इतने बड़े देश में जहाँ 140 करोड़ की आबादी हो और इतना विविध संस्कृति वाला देश है, उसमें एक आदमी सबसे आगे निकल के आए, तो ये उनके अपनी खुद की पर्सनालिटी है, और मैं इस बात पे उनका कायल भी हूँ। लेकिन लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई पार्टी नहीं चलती है। भाजपा खुद भी एक संगठन आधारित पार्टी है जिसमें बहुत सारे चेहरे हैं, और ये ठीक है कि उन्होंने अपना नेतृत्व मोदी जी को दे रखा है। लेकिन इंडिया अलायंस के पास भी जो चेहरे हैं, राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से एक अपने पहचान नहीं। इसका असर पड़ेगा चुनाव पर इस बार? हाँ, पड़ना चाहिए, जरूर पड़ेगा। जब आप कुछ भी गतिविधि करते हैं जो समाज के हित में हो, समाज के कॉज से हो, तो जरूर कुछ लोग जुड़ते हैं आपसे, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को तो उसका लाभ मिलेगा। राहुल गांधी को मिल चुका है, उनकी इमेज बदल चुकी है, बहुत बदली है, नहीं कह सकते, आप लोगों ने गंभीरता से लेते हैं। तो लेकिन बहुत कुछ तय करेगा इस चुनाव का परिणाम। जो चुनाव का परिणाम आएगा 4 तारीख को, वो तय करेगा कि आगे किस तरह की राजनीति देश में। धन्यवाद बातें करने। थोड़ा सा परिचय जानेंगे आपका? आशीष उपाध्याय नाम मेरा, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, अपना एक बिजनेस चलता है, ठीक है, चलता है, सही है। क्या अभी जो है कि 7वें चरण का चुनाव हो गया, आज कंप्लीट हो गया, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व तो हम लोग जब से 18+ में तब से ही कर रहे हैं। चुनाव हमेशा आता रहता है, और मैनिफेस्टो भी सबके बनते रहते हैं। तो हमें जो लगता है कि जो मैनिफेस्टो बनते हैं, बहुत सबके मैनिफेस्टो देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा चुनाव से, लेकिन चुनाव के बाद उस मैनिफेस्टो पे कितना काम होता है, इस पे कोई गवर्नमेंट आज तक काम नहीं किया। जो मैनिफेस्टो बोला जाता है, कभी उसको कुछ और नाम दिया जाता है, कभी न्याय पत्र, कभी कुछ भी बोल दिया जाता है उसको। लेकिन हमारा मानना है कि जो मैनिफेस्टो तो देख के आदमी वोट कर देता है। जैसे राइट टाइम हम लोग एक वोटर की तरह एक मैनिफेस्टो देख के वोट कर दिए। अब जो भी गवर्नमेंट आ रही है, क्या वो मैनिफेस्टो अपने काम करेगी, इसका गवर्नमेंट कभी रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं करती। हाँ, तो अब हम युवाओं के एक दुर्भाग्य है कि हम लोग के एक नेतृत्व में ऐसे हमारे नेता लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं किसी एक गवर्नमेंट की गलती है, जितनी गवर्नमेंट आती सब ऐसे ही करते हैं। तो हम लोग लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, और आगे देखा जाए। अभी जो है कि मोदी सरकार की जो छवि की बात करी मैंने, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, मोदी सरकार की जो छवि है वो तो एक मोदी की छवि है। एक गवर्नमेंट की छवि जो होती है वो अलग होती है। अब मोदी की छवि अलग है। आज का चुनाव हमें लगता है कि
एकदम सेंट्रलाइज हो गया मोदी जैसे के दो तरफ से। राठी पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि दिखाने के लिए कि दो ये लाठी पीछे नहीं पड़े हैं। जैसे कि जब भी चुनाव आता है तब जिस दिन वो वोटिंग रहती है उस दिन उनका एक वीडियो जरूर आता है। आजमगढ़ के पहले नहीं आया था, हमने सोचा कि आएगा तो हम लोग भी देखेंगे, लेकिन एक तो आता है कि उनके मतलब कि मोदी जी क्या थे पहले, कैसे थे, ये सारी चीजें बताने के लिए तो आते तो रहता है। तो क्या ये असर करेगा? नहीं, बिल्कुल असर करेगा। असर क्यों नहीं करेगा? और होता क्या है कि इसलिए क्योंकि ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है वो कहीं बिल्कुल कहीं ये से। सर्वे करना जरूरी है। अगर अपने अंदर हम अपनी चीजों को सर्वे और फिल्टर नहीं करेंगे तो अपनी कमियों को कैसे जानेंगे? कमियों पर काम करेंगे तो निखार बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। ये कोई गवर्नमेंट है उसको अन्यथा ना निगेटिव ना ले, अगर उसको पॉजिटिव परस्पेक्टिव से देखेगी गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं उनके हित की चीजें हैं। आगे गवर्नमेंट सीख ले, आप खुद सीख लीजिए। तो ये तो अच्छी चीज है। अगर कोई आकर के आपकी चीजों को फिल्टर कर रहा है, सर्वे कर रहा है, आपको बता रहा है उसमें कमियां हैं अच्छाइयां, वो सबको दिख भी रहा है ना। जैसे ट्रांसपेरेंसी है। हाँ। अगर हम चेयर को टेबल कहेंगे तो वो दिख रहा है ना चेयर है। लेकिन अगर कोई चेयर कहेगा तो मानना पड़ेगा। तो गुरुआठी ने ऐसा नहीं 100% सारा कुछ सही कहा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं सब कुछ गलत है। तो हम पॉजिटिव ले चले, जो उन्होंने सही कहा उस पर काम करें। नेगेटिव चीजें थोड़ी बहुत तो रहती हैं, वो चलती हैं। क्या लगता है आपके बार, आपके अनुसार कौन किसकी लहर ज्यादा दिख रही है? देखिए, हम लोग लहर पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट आए कि हमारा काम करे, और इतना हम लोग क्योंकि 400 पार का नारा लगा रहे हैं मोदी सरकार, और ये कह रहे हैं कि 400 पार के बाद जितनी सीटें आएंगी उनकी होगी, बाकी 400 हमारी आ रही है। क्या लगता है? तरीके की बातें हैं, लोग अपना बना लिए हैं स्लोगन की 400 पार का नारा। स्लोगन से काम तो नहीं होता है। 400 पार के नारे हैं तो एक कैलकुलेशंस पे जाएंगे तो शायद 400 पार के नारे नहीं दिखते हैं कहीं पे। एक नारा है, हम लोग भी नारा समझ के सुनते हैं, बाकी ठीक है।